इतिहास का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध के अंतर्गत राजनीति शास्त्र के साथ इतिहास का क्या संबंध है, इस पर आज हम बात करेंगे। या प्रकारांतर से कह सकते हैं, इतिहास का राजनीति शास्त्र के साथ संबंध, सहसंबंध अथवा समवाय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि देखेंगे कि इस इतिहास का अन्य सामाजिक विषयों के साथ किस प्रकार संबद्ध है। जितने भी सामाजिक विषय हैं उनके साथ इतिहास संबंधित है, क्यों है संबंधित, किस प्रकार से है, इस पर पृष्ठभूमि में देखेंगे। फिर राजनीति शास्त्र के साथ समवाय, सहसंबंध क्यों कर है, इस पर बात करेंगे। इसके पश्चात राजनीति शास्त्र के साथ समवाय के अवसर कब आते हैं, किन अवसरों पर राजनीति शास्त्र के साथ इतिहास समवाय या सहसंबंध या संबंध स्थापित करता है, इस पर चर्चा करेंगे। समवाय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात साधन अथवा उपकरण, किन किन साधनों या उपकरणों का प्रयोग इस समवाय के अंतर्गत हम कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे और अंत में निष्कर्ष देखेंगे। तो आइए बात करते हैं इतिहास का राजनीति शास्त्र के साथ सहसंबंध, संबंध अथवा समवाय किस प्रकार से है, किन अवसरों पर ये आवश्यक होता है। हेनरी जॉनसन के अनुसार इतिहास सभी सामाजिक विज्ञानों की पृष्ठभूमि अथवा संगम स्थल है। इसी से स्पष्ट है जो हेनरी जॉनसन कह रहे हैं, सभी सामाजिक विज्ञानों की पृष्ठभूमि है अथवा संगम स्थल है, सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास सभी विषयों का निवास गृह है। अर्थ हुआ कि सभी विषय इतिहास के भीतर निवास करते हैं, निवास गृह है, वहीं से उत्पन्न होते हैं या उनका अध्ययन इतिहास में भी होता है, ये इसका अर्थ है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार आज विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित कटघरों में बंद करके नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, अपितु अन्य विषयों से संबंधित किया जाना चाहिए। वो इतिहास के स्वरूप की ओर ही इशारा कर रहे हैं कि समग्र रूप में ज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। ये प्रोफेसर घाटे का मत है, जो कि इतिहास करता है और इसी कारण वह अन्य विषयों के साथ भी संबंधित स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इतिहास सभी विषयों का समन्वय केंद्र है। इतिहास विषय की व्यापकता को देखते हुए, विशालता को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास सभी विषयों का समन्वय केंद्र है, सभी विषयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। इतिहास मनुष्य की समस्त गतिविधियों का अध्ययन करता है। मनुष्य जो कुछ भी करता है या मनुष्य नहीं भी करता है, प्राकृतिक रूप से कोई घटना घटित होती है, उसका भी अध्ययन इतिहास के अंतर्गत होता है। तो इतिहास एक व्यापक विषय है। स्वाभाविक रूप से समस्त मानव गतिविधियों का अध्ययन इतिहास करता है। इस कारण से सभी विषयों का अध्ययन भी उसमें समाहित हो जाता है। सभी सामाजिक विषयों का भी वह संक्षिप्त अध्ययन अवश्य करता है। इतिहास मनुष्य की समस्त गतिविधियों का अध्ययन करता है, इसलिए चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो या अन्य विषयों से संबंधित क्यों ना हो, उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, किंतु इतिहास इन सभी का संक्षिप्त अध्ययन करता है। इस तरह स्वाभाविक रूप से इतिहास का संबंध, क्योंकि इतिहास मानव की समस्त गतिविधियों का समग्र रूपेण अध्ययन करता है, इसलिए अन्य विषयों का भी अध्ययन स्वाभाविक रूप से इसमें समाहित हो जाता है। आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि इतिहास व्यापक विषय है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी विषयों का, चाहे भूगोल का हो, चाहे मनोविज्ञान की कोई बड़ी घटना हो, बड़ा सिद्धांत हो, इन सब का संक्षिप्त अध्ययन इतिहास में किया जाता है। इस प्रकार से इतिहास सभी विषयों से स्वाभाविक रूप से संबंधित है। अगला बिंदु है ज्ञान की समग्रता अथवा अखंडता हेतु सहसंबंध स्थापित होता है।
सभी विषयों के पृथक पृथक ज्ञान अखंड नहीं है, या कह सकते हैं कि वो खंडित ज्ञान है। समाजशास्त्र समाज के संबंध में पृथक अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र राजनीतिक विषयों पर पृथक अध्ययन करता है, भूगोल भौगोलिक घटनाओं पर पृथक अध्ययन करता है। इस प्रकार सभी के ज्ञान पृथक पृथक हैं, इसलिए उनको खंडित कहा जा सकता है। पूर्ण समग्र ज्ञान इतिहास में होता है, क्योंकि सभी विषयों का अध्ययन इतिहास करता है। यद्यपि जो महत्वपूर्ण होते हैं संक्षिप्त उनका अध्ययन होता है, लेकिन सभी विषयों के जो विषय होते हैं वो इतिहास से संबंधित होते हैं। इसीलिए कहा गया, ज्ञान की समग्रता अथवा अखंडता हेतु सह संबंध स्थापित किया जाता है। जहाँ पर जिस विषय की आवश्यकता होती है उससे मदद ली जाती है, और इतिहास का इस प्रकार से समग्र ज्ञान देने का प्रयास इतिहास के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे राजनीति शास्त्र के साथ किस प्रकार से इतिहास सहसंबंध या समवाय स्थापित करता है या संबंध बनाता है। कोचर के अनुसार शासन तथा इतिहास का संबंध कुछ ऐसा ही है जैसा कि वनस्पति का वनस्पति शास्त्र से तथा जीव शास्त्र का प्राणियों से है, उसी प्रकार का संबंध है। फ्रीमैन लिखते हैं, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। वो सीधे कह देते हैं कि हिस्ट्री है वो बीता हुआ राजनीति है, बीती हुई राजनीति है। राजनीतिक घटनाएं उसमें मुख्य रूप से सम्मिलित होती हैं। इस ओर फ्रीमैन इशारा कर रहे हैं। लॉर्ड एक्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे कि नदी की रेत में सोने के कण होते हैं। इस प्रकार से सम्मिलित है राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र इतिहास में, ये एक्टन कह रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत नागरिकों के अधिकार, उनके कर्तव्य, शासन प्रणाली, लोक प्रशासन, राजा प्रजा के संबंध या शासन और जनता के संबंध, विभिन्न संविधान, अनेक राजनीतिक विचारधाराएं, निर्वाचन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, न्याय प्रणाली, प्रजातंत्र, गणतंत्र, विभिन्न राजनीतिक सिद्धांत, इन सभी का अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन्हीं सब का अध्ययन इतिहास में भी होता है। जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन इतिहास में होता है। अब हम देख लेंगे सहसंबंध अथवा संबंध अथवा समवाय के अवसर कब आते हैं, किन अवसरों पर राजनीति शास्त्र और इतिहास आपस में संबद्ध होते हैं, ये इसका अर्थ है। पहला है राजनीतिक इतिहास की व्याख्या के अवसरों पर। जब जब राजनीतिक इतिहास लिखा जाता है, राजनीति से संबंधित अध्ययन किया जाता है, इन अवसरों पर राजनीति शास्त्र का सहयोग लिया जाना आवश्यक होता है। इस तरह से राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के अवसर पर इतिहास को राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित करना होता है। शासन प्रशासन की तुलना अथवा विश्लेषण के अवसर पर किसी देश अथवा राजा के शासन प्रशासन का जब वर्णन किया जाता है अथवा दो देशों की शासन प्रणाली की तुलना की जाती है, प्रशासन की तुलना की जाती है, इस अवसर पर राजनीति शास्त्र के साथ समवाय का अवसर उपलब्ध होता है या सहसंबंध राजनीति शास्त्र के साथ स्थापित किया जाता है। आधुनिक प्रशासन के विकास का जब अध्ययन किया जाता है तब भी ये अवसर उपलब्ध होता है। आधुनिक प्रशासन की स्थिति, इस स्थिति तक हम किस प्रकार पहुँचे, किन कड़ियों किन चरणों को हमने पार किया और आज का जो प्रशासन है उसमें किन किन शासनों या प्रशासनों के अंश विद्यमान हैं, ये जानने के लिए राजनीति शास्त्र का सहारा इतिहास लेता है। लोकतंत्र के विकास के अध्ययन हेतु भी आवश्यक है। किस प्रकार किसी देश विशेष में लोकतंत्र का विकास हुआ, किन व्यवस्थाओं ने इसमें योगदान दिया, किस तरह चरणगत विकास उसका हुआ, और आधुनिक स्थिति में कोई देश विशेष किस प्रकार से लोकतंत्र का निर्वहन कर रहा है, उसका पूरा अध्ययन जब किया जाता है, इतिहास का अध्ययन होता है, तो राजनीति शास्त्र के साथ समवाय या संबंध स्थापित करना होता है।
संवैधानिक विकास के अध्ययन हेतु आवश्यक है। विभिन्न देशों के संविधान पृथक पृथक हैं, मिलते जुलते हैं। उन सभी का जब अध्ययन या उसका इतिहास लिखना होता है या अध्ययन करना होता है तो भी राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित होता है। स्थानीय शासन के विकास हेतु या उसका अध्ययन जब करना होता है, किस प्रकार से विकसित हुआ, उसके लिए भी आवश्यक है कि राजनीति शास्त्र के साथ, क्योंकि यह राजनीति शास्त्र का विषय है, तो उसके साथ संवाद स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में पंचायती शासन प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ। प्राचीन काल से पंचायती राज हमारे यहाँ कायम रहा, वह किस प्रकार से विकसित हुआ, उसका स्वरूप किस प्रकार से परिवर्तित हुआ और आज जो स्थिति है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इसका जब अध्ययन करना हो तो राजनीति शास्त्र का ये विषय है, उसके साथ राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित किया जाता है। न्याय व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु भी इसी प्रकार की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से न्याय की प्रणाली का विकास हुआ, न्याय व्यवस्था का अध्ययन राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित करने के पश्चात किया जाता है। विधायिका के विकास के अध्ययन हेतु किसी भी देश में विधायिका का विकास किस प्रकार हुआ, जब इसका अध्ययन करना होता है तो राजनीति शास्त्र के साथ समवाय का अवसर उपस्थित होता है। निर्वाचन प्रणाली के विकास के अध्ययन हेतु भी किसी देश की निर्वाचन प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ और आज जिस स्थिति में या आज की स्थिति में जो निर्वाचन प्रणाली है वो किस प्रकार से सुधारों के साथ, परिवर्तन के साथ इस स्थिति में है, इसके अध्ययन हेतु भी राजनीति शास्त्र का सहारा लेना होता है। राज्यों के निर्माण के इतिहास हेतु किन परिस्थितियों में राज्यों का निर्माण हुआ अथवा देशों का निर्माण हुआ, किस तरह से मांगे की गई, किस प्रकार राज्यों का या देशों का निर्माण हुआ, इसके अध्ययन के लिए भी राजनीति शास्त्र के साथ संवाद कायम करना होता है इतिहास को। भूमि प्रबंध या राजस्व के अध्ययन के लिए किस प्रकार से भूमि प्रबंध प्राचीन काल में होता था, इतिहास वहाँ से अध्ययन शुरू करता है और आधुनिक काल तक कौन कौन सी व्यवस्थाएं किस प्रकार विकसित हुई, इनके अध्ययन के लिए भी राजनीति शास्त्र का सहारा इतिहास को लेना होता है। सैन्य प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु सेना का पृथक उसकी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उसमें किस प्रकार से सुधार हुए, प्राचीन व्यवस्था कैसी थी, आधुनिक व्यवस्था किस प्रकार की है, इन सब के अध्ययन के लिए भी राजनीति शास्त्र के साथ समवाय या सहसंबंध स्थापित किया जाता है। सामान्य प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु भी ये आवश्यक होता है, किस प्रकार से परिवर्तन हुए, किस प्रकार विकास हुआ, क्रमशः विकास किस प्रकार से हुआ और अंततः आज की स्थिति तक किस प्रकार से सामान्य प्रशासन की स्थितियां हैं, उसकी इकाइयां हैं, वो किस प्रकार से विकसित हुई, इसके अध्ययन के लिए भी राजनीति शास्त्र के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाता है। राज्यों के विकास का इतिहास, किस प्रकार से राज्यों ने विकास किया, पहले स्थितियां कैसी थीं, आधुनिक काल में हम किस तरह यहाँ तक पहुँचे, मध्यकाल, प्राचीन काल, सभी का क्रमशः अध्ययन जब करना होता है तो भी, क्योंकि यह राजनीति शास्त्र का विषय है, तो उसके साथ जुड़कर अध्ययन किया जाता है। सांप्रदायिकता के विकास के अध्ययन हेतु भी राजनीति शास्त्र का सहारा लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है। सांप्रदायिक गतिविधियाँ किस प्रकार से प्रारंभ हुई, किस किस प्रकार के संप्रदाय बने, उनके आपस में वैमनस्य या सहयोग क्या क्या इतिहास है, इसको जानने के लिए भी, विश्लेषण के लिए राजनीति शास्त्र के साथ संवाद स्थापित किया जाता है। देशों के विभाजन का इतिहास, विभिन्न देशों के विभाजन के इतिहास के अध्ययन के अवसर पर भी राजनीति शास्त्र के साथ संबंध स्थापित होता है। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान का विभाजन, बांग्लादेश का विभाजन, 3 देशों में बटा, अखंड भारत तो और कई देशों में बटा, किस प्रकार से विभाजन हुआ, जर्मनी का विभाजन, यूएसएसआर का विभाजन, विखंडन। तो देशों के विभाजन का इतिहास जब देखना हो तो राजनीति शास्त्र की ओर इतिहास देखता है, मदद लेता है और आवश्यकता पूर्ण करता है। राष्ट्रों के एकीकरण के इतिहास के लिए भी राजनीति शास्त्र की आवश्यकता होती है, मिलकर कार्य करना होता है, समवाय स्थापित होता है। उदाहरण के लिए इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण या अपने देश का एकीकरण भी हम कह सकते हैं। किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को, 565 देसी रियासतों को मिलाकर अखंड भारत में या हमारे भारत में सम्मिलित किया, वर्तमान भारत में। इसका भी इतिहास देखना हो तो राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित करना होता है। राष्ट्रों के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है।
जब इसका अध्ययन किया जाता है तो राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो या अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम हो या अनेक देशों के इस प्रकार के स्वाधीनता संग्राम का अध्ययन जब किया जाता है इतिहास में, तो राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित किया जाता है। क्रांतियों के इतिहास हेतु भी राजनीति शास्त्र के साथ संबंध स्थापित होता है। तब इसका विश्लेषण आसान होता है, क्योंकि ये जनता और शासकों के बीच संघर्षों की कहानी होती है और शासकों उनकी नीतियों का अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है। इस कारण से राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित होता है। भारत में 1857 की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांतियाँ, यूरोप की क्रांतियाँ, रूस या चीन की क्रांतियाँ इसके उदाहरण हैं। जब भी इन क्रांतियों का अध्ययन होगा तो राजनीति शास्त्र के साथ समवाय के साथ ये कार्य संपादित किया जाता है। राष्ट्रीयता के विकास के अध्ययन हेतु भी जब इतिहास इसका अध्ययन करता है या लेखन करता है, किस प्रकार से भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जर्मनी में, इटली में, यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्रों का किस प्रकार विकास हुआ, अन्य देशों में भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके अध्ययन हेतु भी राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित किया जाता है। राजनीतिक विचारधारा के इतिहास हेतु भी यह आवश्यक है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का इतिहास का जब अध्ययन करना होता है, भले ही इतिहास में इनका संक्षिप्त अध्ययन होता है, किंतु राजनीति शास्त्र का सहारा लिया जाता है। गांधीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, वाणिज्यवाद, उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, मानववाद, पूंजीवाद आदि विचारधाराओं का जो विकास हुआ, जिनका कि अध्ययन राजनीति शास्त्र व्यापक रूप से करता है, संक्षिप्त अध्ययन इतिहास में इसका किया जाता है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र के साथ समवाय के साथ ये कार्य संपादित किया जाता है। क्षेत्रीयता की भावना का विकास अनेक क्षेत्रों में हुआ। जब उसका अध्ययन किया जाता है तब भी राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित होता है। किस प्रकार से, किन कारणों से क्षेत्रीयता की भावना का विकास हुआ, उसके क्या दुष्परिणाम या सत्परिणाम हुए, इन पर जब चर्चा करनी होती है तो राजनीति शास्त्र से सहयोग लिया जाता है, समवाय स्थापित किया जाता है। शासन तथा प्रशासन की जब तुलना की जाती है, एक देश में कैसा शासन, दूसरे देश में किस प्रकार का शासन, जैसे अकबर के काल में भारत में शासन व्यवस्था कैसी थी और इंग्लैंड में शासन व्यवस्था कैसी थी, इसकी तुलना की जाती है। तो समान समय में किस प्रकार की स्थिति थी, शासन और प्रशासन की तुलना की जाती है। शेर शाह के प्रशासन, अकबर के प्रशासन में क्या अंतर था, या अन्य समकालिक जो राजा थे उनके प्रशासन में क्या अंतर था। जब भी ये तुलना की जाती है तो राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार दबाव समूह जो राजनीति को या राजा को या शासन को प्रभावित करने में अपने दबाव समूहों का प्रयोग करते हैं, इतिहास में जब भी इनका अध्ययन होता है तो यह राजनीति शास्त्र का विषय है। उसकी प्रकृति को राजनीति शास्त्र के द्वारा विश्लेषित किया जाता है तो उसका सहयोग प्राप्त किया जाता है। विभिन्न आंदोलन, चाहे वह कृषक आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, जातीय आंदोलन हो या विद्यार्थियों के आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों का अध्ययन जब भी इतिहास करता है तो राजनीति शास्त्र के समवाय के साथ ये अध्ययन पूर्ण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, कूटनीतिक इतिहास का जब लेखन होता है या अध्ययन होता है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर शत्रुता, मित्रता, कूटनीतिक संबंध किस प्रकार क्यों हैं, मित्रता है तो क्यों, शत्रुता है तो क्यों, क्या कारण हैं, क्या परिणाम उसके हुए, राजनीति शास्त्र के साथ समवाय के साथ ये कार्य पूर्ण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्ययन हेतु राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को और इसी प्रकार की अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का जब अध्ययन किया जाता है, नाटो, सीटो आदि बहुत सारे इस तरह के संगठन हैं, तो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जब अध्ययन होता है तो राजनीति शास्त्र के साथ समवाय के साथ ये कार्य पूरा किया जाता है। युद्ध एवं संधियों के इतिहास का लेखन या अध्ययन होता है, तब भी राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित होता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर शासकों के साथ या विभिन्न देशों के सरकारों से संबंधित होता है, जिसका अध्ययन राजनीति शास्त्र में होता है। इस कारण समवाय स्थापित होता है। भ्रष्टाचार तथा षड्यंत्रों का जब इतिहास लेखन हो या अध्ययन हो, राज दरबार में, राज परिवार में या उच्च अधिकारियों के द्वारा, उच्च सैन्य अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार भ्रष्टाचार किया गया, किस प्रकार से धोखाधड़ी की गई,
इनके उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है और इसका जब अध्ययन होता है तो राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित किया जाता है। शासकों के अत्याचारों एवं दमन की कहानी जब इतिहास में इसका लेखन होता है, अरब, तुर्क, मंगोल, अफ़गान, मुग़ल शासकों के द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार या दमन, इसके अध्ययन, इसके अलावा अंग्रेज़ों के अत्याचार एशियाई देशों पर, अमेरिका पर या अन्य जातियों पर जो अत्याचार, देशों पर जो अत्याचार हुए उपनिवेशवाद के नाम पर, उन सब के अध्ययन के लिए भी राजनीतिक शास्त्र के साथ समवाय स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार मताधिकार के विकास का इतिहास जब लिखा जाता है या अध्ययन किया जाता है तब भी राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित किया जाता है। किस प्रकार मताधिकार का विस्तार हुआ, इंग्लैंड में इसका उदाहरण देखा जा सकता है। किस प्रकार धीरे धीरे 1832 का सुधार अधिनियम, फिर 1867 का सुधार अधिनियम, क्रमशः आगे बढ़ते हुए अंततः स्त्रियों को मताधिकार बहुत बाद में प्राप्त हुआ। यूरोप के अन्य देशों में, भारत में तो खैर एक साथ संविधान का निर्माण कर सीधे अधिकार दे दिया गया था, किंतु मताधिकार के लिए मांग भारत में भी अंग्रेजों के अधीन भारत जब गुलाम रहा, उपनिवेश रहा, उस समय लगातार मांगें की जाती रहीं। तो मताधिकार के विकास का इतिहास जब लिखना होता है या अध्ययन करना होता है तो राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित किया जाता है। शासन प्रणालियों के इतिहास का जब अध्ययन किया जाता है कि पृथक पृथक देशों में पृथक पृथक शासन प्रणालियों का विकास हुआ, किस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली का विकास हुआ अथवा अध्यक्षीय शासन प्रणाली विकसित हुई या अन्य पद्धतियाँ हैं, उनका अध्ययन करते हुए राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित किया जाता है। उपनिवेशों के इतिहास के अध्ययन हेतु भी उपनिवेशवाद राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय है। उपनिवेशवादी नीतियों के क्या प्रभाव पड़े, इस नीति को अपनाने के कारण क्या थे, किस प्रकार से दुष्परिणाम हुए, गुलाम देशों को या उपनिवेश देशों को किस प्रकार से आर्थिक क्षति हुई, जब हम इनका भी अध्ययन करते हैं तब भी राजनीति शास्त्र के साथ समवाय स्थापित होता है। अब हम देखेंगे सहसंबंध या समवाय में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तुलना के अवसर पर समान स्तरों की तुलना होनी चाहिए। एक समय के हों, जैसे हमने अकबर की तुलना इंग्लैंड के इतिहास से उसी काल में की, तो ये समान स्तर है। तुलना जैसे समुद्रगुप्त और नेपोलियन की जाती है, यह त्रुटिपूर्ण है, समान स्तर नहीं है। समुद्रगुप्त का काल प्राचीन काल था, नेपोलियन का काल आधुनिक काल आ जाता है, बड़ा अंतर है समय का। इस तरह की तुलना उचित नहीं है। समकालीन शासन पद्धतियों में या समकालीन राजाओं में इसकी तुलना हो सकती है। तो तुलना के अवसर का समान स्तरों पर तुलना होनी चाहिए। रोचकता का ध्यान रखना चाहिए, केवल समवाय में रूखे तत्व ही शामिल न हों, रोचक तथ्य हों, ताकि उसको मनोरंजक बनाया जा सके, लोग उसका अध्ययन करें, इसके लिए आवश्यक होता है। विषय सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए कि राजनीति शास्त्र के साथ समवाय है तो राजनीतिक विषयों में ही वह समवाय हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, ये सावधानी बरतनी चाहिए। साधन या उपकरण, किन साधनों का प्रयोग या उपकरणों का प्रयोग हो सकता है समवाय के अंतर्गत। तुलनात्मक चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है, तुलना करने के लिए चार्ट बनाकर समान तत्वों की तुलना की जा सकती है। इसी प्रकार रेखा चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। स्रोत संदर्भों का प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति शास्त्र के स्रोत संदर्भ हैं, उनका उल्लेख करके अपने विषय सामग्री को उपयोगी सिद्ध किया जा सकता है। इतिहास में मानचित्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है कि अमुक देश में किस प्रकार की स्थिति, इस देश में किस प्रकार की स्थिति, स्पष्ट करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि इतिहास के नायक राजनीतिक होते हैं। स्वाभाविक रूप से जो शासक होते हैं या जो नायक होते हैं या खलनायक होते हैं, आवश्यक नहीं है कि हर जगह नायक ही हों। मंगोल आक्रमण थे, जो आक्रमणकारी आए, जिन्होंने अत्याचार किया, उनको नायक तो नहीं कहा जा सकता। इतिहास में वे सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो समाज को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, चाहे वह अच्छे रूप में हो चाहे बुरे रूप में हो। तो इतिहास के जो नायक या खलनायक जो भी होते हैं वो राजनीति से संबंधित होते हैं। आमतौर पर शासक होते हैं, राजा होते हैं। प्राचीन काल में हम देखें तो राजनीति से संबंधित होते हैं। दूसरी बात, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। राजनीति के बिना या राजनीति शास्त्र के बिना
इतिहास का अध्ययन अधूरा होगा और इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन अधूरा होगा। दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, बहुत अधिक निर्भर करते हैं, ये इसका अर्थ है। राजनीति शास्त्र इतिहास का मेरुदंड है, ये राउज ने लिखा, सत्य ही लिखा है, क्योंकि हम इतिहास जो पढ़ते हैं मुख्य रूप से राजनीतिक इतिहास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, राजनीतिक इतिहास पर केंद्र के रूप में काम करता है। अन्य इतिहास सभी का अध्ययन होता है, किंतु राजनीतिक विषय प्रमुख रूप से इतिहास में लिए जाते हैं। तो राउज ने सत्य ही कहा है। राजनीति शास्त्र इतिहास का रंगमंच है, यह भी सत्य है, क्योंकि राजनीति शास्त्र वर्तमान में घटित घटनाएं होती हैं और इतिहास उनका संग्रह करता है। तो एक तरह से इतिहास का रंगमंच राजनीति शास्त्र है। तो इस प्रकार से इतिहास और राजनीति शास्त्र का संबंध अत्यंत गहन है।